हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम जो है एक नया चैप्टर जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे, कुछ जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, अगर हम इसको पैराडिक टेबल के अंदर देखें तो हमारा जो बीच का हिस्सा है, जैसे कॉर्नर वाला जो हिस्सा है, हमारा कॉर्नर जो है वो हमारा एस ब्लॉक का है, देन इट इज पी ब्लॉक, देन इट इज एफ ब्लॉक, और जो बीच का हिस्सा है दैट इज डी ब्लॉक। तो इसके अंदर हमारी 4 सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज जो हमारी स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक तक है, उसके बाद हमारी सेकंड यट्रियम से है, थर्ड हमारी लैंथेनाइड से है, और चौथी जो सीरीज है वो एक्टिनाइड से है। तो हम चारों सीरीज जो हैं वो एक एक करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने मेनली कंसर्न करनी है। तो कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे वो कभी भी पूछ सकते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है डी ब्लॉक की, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। और अगर हम डी ब्लॉक की बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपका एक बार फिर से वही आपका पीरियड फोर्थ है जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है। जो आपका फिफ्थ पीरियड है दैट इज फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम, देन पीरियड 6 दैट इज फ्रॉम लैंथेनियम टू मरकरी, और जो हमारा लास्ट है हमारा एक्टिनियम, ये वाला जो है हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, एक्टिनियम से ये इनकम्प्लीट है हमारा। तो हमारे ये 4 डी ब्लॉक के पीरियड्स हैं, 4th, 5th, 6th एंड 7th। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन क्या कहें, तो बेसिकली हम जब 11th क्लास में हमने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि जिसके अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है तो वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप बेसिकली 3rd से 12th तक जो है ये हमारे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एस और पी जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पैराडिक टेबल है उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब नई चीज आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम पहले तो ये पढ़ते थे कि इधर हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दूसरी साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पी ब्लॉक वाले, तो ये बीच के हैं इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बट एग्जैक्ट जो इसकी डेफिनेशन है, विच हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो उसका जो नॉर्मल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे उसके पास में इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या उसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो स्टेबल होता है उसमें उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, वही हमारे इस डेफिनेशंस में आएंगे। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट कैसे हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट हैं। अब बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है इन ग्राउंड स्टेट और इनके कॉमन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो इनको हम बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हमारी डेफिनेशन है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए उसके अंदर ये फिट नहीं बैठती। तो इसीलिए जो है इसीलिए हमने ये टर्म यूज किया है कि सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जरूर है। क्योंकि डी ब्लॉक की हम डेफिनेशन क्या देते हैं, जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, और हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये दे रहे हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हो या जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो, वो अगर मान लो उसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएंगे। तो इसमें हमारा जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन है। नाउ इसके अंदर जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाते, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। फिर नेक्स्ट है व्हाई स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो इनके आंसर आपने जो है वो बताने हैं। कॉपर एटम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है ग्राउंड स्टेट में, फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों। सिल्वर एटम है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वाई। और ट्रांजिशन डी ब्लॉक को हमने नाम क्यों दिया है। तो इनके क्वेश्चन आप जरा सोचिए, फिर इनके हम आंसर भी जो है वो एक बार डिस्कस करेंगे। चलो कुछ के आंसर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों नहीं गिना जाता, ये मैंने आपको पीछे ही बताया अभी कि उनकी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, फुली कंप्लीट डी ऑर्बिटल है।
स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों कंसिडर किया जाता है कि स्कैंडियम का जो नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट है वो उसके अंदर उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है, इसीलिए स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। कॉपर एटम की फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है +1 या +2 तो उस टाइम पे कॉपर जो है उसके अंदर जो है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो जाती है, इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल करते हैं। सिल्वर एटम के साथ भी यही है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि उसका नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट में जो है वो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो जाती है। ट्रांजिशन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन किनको कहा जाता है, तो ट्रांजिशन उनको कहा जाता है जिनकी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। तो डी जो बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बट जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है और वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं, इनको आप मैच कर सकते हो। जो भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब आते हैं डी ब्लॉक की जो हमें स्टडीज करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एटॉमिक एंड आयनिक साइज किस तरह के होते हैं, आयनेशन इंथैल्पी कैसी है, उनका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हैं, वो कलर्ड आयन क्यों शो करते हैं, उनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं और वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये बेसिकली हमारे पास में 10-12 क्वेश्चंस है और इन्हीं के ऊपर रीजनिंग जो है वो क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं। तो एक एक टॉपिक को ढंग से आपने पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, फिर उनकी वैल्यूज दी हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, आयनेशन इंथैल्पी की, मेटालिक आयनिक रेडियाई की, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और उनकी डेंसिटी की। तो एक एक करके हम इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक नई टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो दो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में होती है और जिसके अंदर जितने ज्यादा इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगी वो डी के एक एटम का डी और दूसरे एटम का डी आपस में क्या करते हैं, एक डी ट्रांजिशन करते हैं और उसी डी ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। तो क्योंकि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, इसीलिए इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब जैसे हमारे अब इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे, आपका जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, तो उनकी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होने के कारण उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। आप देखोगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे तो बीच के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है मेल्टिंग पॉइंट यहां पे ज्यादा है, जहां पे भी आप जाओगे तो फिर डिप कर जाता है। तो वो डिप करने का कारण क्या है कि जैसे से ये जो Mn है, ठीक है, Mn का एग्जांपल लेते हैं, Mn का 25 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d54s1। तो ये स्टेबल है, तो स्टेबल है तो डी ट्रांजिशन नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी। इसी तरह से आपका Tc है, इसी तरह से आपके इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे जाके डिप कर रहा है क्योंकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनके अंदर जो है कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, डी ट्रांजिशन वैसे ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो हो जाता है। जैसे से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे से बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डी ट्रांजिशन बढ़ेगी, फिर जाके वो स्टेबल हो जाएगा तो फिर मेटालिक बॉन्डिंग डिप होने लग जाएगी, यानी मेटालिक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हाफ फील्ड है और फुल्ली फिल्ड है, तो हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करेगा, और अगर फुल्ली फिल्ड है तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। इस चीज को आप याद रखना कि बीच में ये क्यों डिप कर रहा है। नाउ दूसरा एक और क्वेश्चन है, दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि उनके एटम्स को अलग अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो वो एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है? देखो सेम आपका ग्राफ है, यहां पे Mn है, Mn का कम है क्योंकि Mn के अंदर हाफ फील्ड है मैंगनीज
तो हाफ फिल्ड होने के कारण उसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होती या मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसीलिए उसका कम है। लेकिन बाकियों का ज्यादातर सबका ज्यादा क्यों है? क्योंकि सबके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो डी ट्रांजिशन में भाग लेते हैं या स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों लगती है? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। तो वो ज्यादा एनर्जी इसीलिए लग रही है क्योंकि उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ट्रांजिशन करके मेटलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसके कारण इनको तोड़ने के लिए, उनको दूर दूर एटम्स को अलग करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। ना उसके बाद आते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो देखो आप स्कैंडियम का साइज बड़ा है, धीरे धीरे साइज जो है वो कम होता जा रहा है, फिर बीच में आके ये क्या हो गया, एक तरह से कॉमन हो गया, सेम हो गया। ठीक है, पहले से जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे ज्यादा क्या होगा, स्कैंडियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यानी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, यहां तक आपका डिक्रीज होता जा रहा है, फिर ये कॉमन हो गए। एक टाइम क्रोमियम के बाद, क्रोमियम हाफ फिल्ड है आपका, Mn जो है वो भी हाफ फिल्ड है और फुली फिल्ड है, स्टेबल है। फिर आयरन, आयरन में फिर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ में जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो रिपल्शन भी शुरू हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो पेयरिंग से क्या होगा, रिपल्शन भी स्टार्ट हो गया। तो इनके अंदर ज्यादातर जो ये एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना रिपल्शन भी बढ़ रहा है पेयरिंग के कारण, तो इसीलिए इनके साइज एक तरह से ध्यान रखना कॉमन हो गए या सेम हो गए। उसके बाद जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स फिर बढ़े तो आपका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और जिन क्योंकि कंप्लीटली भरा हुआ है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसके कारण उसका साइज इंक्रीज हुआ। इसको बहुत ध्यान से करना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन था डी में, फिर एक बढ़ा तो क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, साइज घटता जा रहा है। क्रोमियम आपका पता है 3d5 4s1 है, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, रिपल्शन स्टार्ट हो गया, यहां से Mn से रिपल्शन स्टार्ट हुआ, फिर यही आयरन में हुआ, अट्रैक्शन भी बढ़ा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नया ऐड हो रहा है, लेकिन रिपल्शन भी बढ़ता जा रहा है पेयरिंग के कारण, तो उसके कारण इनके जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियाई एक तरह से सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके एटॉमिक रेडियाई में। ये आपका ग्राफ है जो एटॉमिक रेडियाई दिखा रहा है कि पहले जो है एटॉमिक रेडियाई जो है धीरे धीरे यहां पे एक कॉमन सी पोजीशन पे आ रहा है, फिर आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से इसको समझना है। तो उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन जो पेनिट्रेंट डी सब शेल है, मेनली आपकी कॉपर है और जिंक है, तो उसके अंदर ओवर शेल्डिंग होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, तो उसके कारण इनके साइज जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। पुअर शेल्डिंग के कारण जितना उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोकना चाहिए वो रोक नहीं पाता, और साथ में रिपल्शन बढ़ रहा है पेयरिंग होने के कारण, तो इसीलिए उनके साइजेस जो होते हैं सेम हो जाते हैं। जो 5D सीरीज है उनके वर्चुअली सेम रेडियाई है, ठीक है, सेकंड सीरीज के बराबर। तो उसका कारण यह है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, शेल भी बढ़ रही है, लेकिन पुअर शेल्डिंग है, तो पुअर शेल्डिंग के कारण उनके साइज जो है 4D के बराबर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। जो हमारी 4D है और 5D है उनके साइजेस कंपेरेबल है, बिल्कुल इक्वल तो नहीं है, कंपेरेबल मतलब नियर अबाउट है। ये इसीलिए है कि यहां पे पुअर शेल्डिंग के कारण जितना इफेक्टिव चार्ज को रोकना चाहिए उतना नहीं रोक पाते डी ऑर्बिटल, और उसके कारण वो नजदीक आ जाते हैं, तो साइज उनके सेम हो जाते हैं। जितना जैसे एक 4D है एक 5D है, तो 4D में जो होगा पुअर शेल्डिंग थोड़ा कम होगा, 5D में और ज्यादा बढ़ जाएगा, 6D में और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ जो हमारा है कि जो इंटरवेंशन 4f ऑर्बिटल होती है, ये मैंने आपको बता दिया, 4f से हमारी f स्टार्ट होती है, तो 4f और 5 वाली में वही रेगुलर डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई में, उसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि जो हमारी 4f ऑर्बिटल जब भी हम भरते हैं तो 4f में पुअर शेल्डिंग है, तो पुअर शेल्डिंग के कारण जो लेंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड जो हमारी सीरीज है, उस सीरीज के अंदर रेगुलर डिक्रीज होता है साइज में ड्यू टू पुअर शेल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। दो आ गए यहाँ पे, डी भी आ गई और एफ भी आ गई, दोनों में पुअर शेल्डिंग है, तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो साइज डिक्रीज होने को ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही चीज एक्टिनॉइड्स में होती है, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे उसको। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सेकंड और थर्ड सीरीज जो है उनके
जो रेडियाई है वो सिमिलर हो जाते हैं। जब जिरकोनियम है 160 है, हल्फेनियम है 159 है, तो उनके नियर अबाउट जो साइजेस हैं वो सेम हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं आयनेशन एंथैल्पी पे कि कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो आपको पता है अगर मान लो फुली फिल्ड है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्टेबल है, जैसे आपका ये जिंक हो गया। उसके बाद आपका Mn हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके अंदर भी आप देखोगे शुरू से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आयनेशन एंथैल्पी एक तरह से साइज पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे हम जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज हो रही है। Mn में जाके और इंक्रीज हो गई क्योंकि Mn क्या है, हाफ फिल्ड है। फिर आपका आयरन आ गया, आयरन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी फिर इंक्रीज होगी। कोबाल्ट में फिर एक पेयरिंग और ज्यादा बढ़ी, पेयरिंग से रिपल्शन हुआ तो फिर आयनेशन एंथैल्पी कंपरेबल होगी। फिर आपका निकल आया, निकल के अंदर भी फिर यही है कि जैसे से पेयरिंग हो रही है तो उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण आयनेशन एंथैल्पी कम हो रही है। कॉपर के अंदर एक जो आपकी एस वाली है, डी वाली है, वो कंप्लीटली फिल्ड होगी, ठीक है। और जिंक तो पूरी तरह से स्टेबल है, 3d10 4s2। यहां पे देखो आयरन और Mn की सेम है, ठीक है। आयरन और Mn की सेम सी कंपेरेबल क्यों है, Mn की ज्यादा क्यों है, तो उसका जो है मेनली Mn की अगर हम आयरन से कंपेयर करें तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी तो आयरन की ज्यादा है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देके आयरन क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड, तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो Mn की एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। तो ये चीजें आप ढंग से समझ लें। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जो हम इनर डी ऑर्बिटल्स में भरते हैं, आयनेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो इंक्रीज होती है। थोड़ा बहुत स्मॉल वेरिएशन होता है कि वो कंप्लीटली फिल्ड है या स्टेबल है, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज पढ़े हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी क्यों हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, आयनेशन एंथैल्पी में किस तरह से वेरिएशन होती है, ये जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने बीच में क्वेश्चंस दिए थे उनको भी आपने करना है। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक आयनेशन एंथैल्पी वाले क्वेश्चन आप बहुत जरूर ढंग से करना। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो मेनली जो सेकंड और थर्ड डिपेंड करती है वो उसके साइजेस पे डिपेंड करती है और उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। मेन पॉइंट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो आयनेशन एंथैल्पी उनकी ज्यादा होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये चीजें अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो। जहां पे भी डाउट है बेटा एक बार उसको वीडियो को वापस देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप अपने डाउट्स फोन पर भी दे सकते हैं। थैंक यू।